आप देख रहे हैं प्रभावशाली न्यूज। अब हर खबर होगी प्रभावशाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ प्रभावशाली। फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। मैं स्टीवन जॉन। आइए आज हम जानते हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं हिंदू राष्ट्र सेना के युवा अध्यक्ष मुकेश यादव जी। तो क्या कहना है उनका, हम सीधे उनसे बात करते हैं। शिक्षा के संदर्भ में क्या है उनका कहना, हम सीधे उनसे बात करेंगे। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दों को लेकर पिछले दिन शिक्षा के विषय में जो विषय था उसको भी लेकर आप लोगों के बीच में चर्चित थे और लोग आपके पास आ रहे थे, क्या पूरा मामला है वो? नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और छत्रपति शिवाजी महाराज और भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमस्कार करते हुए आदरणीय श्री धनंजय भाई देसाई जी के आशीर्वाद से मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने बिजी शेड्यूल में आप मेरा मत जानने आए। बात ऐसी है कि कुछ दिनों पहले हिंदू राष्ट्र सेना द्वारा धनंजय भाई देसाई जी के आदेश से पूरे मुंबई भर में छात्र शक्ति से छात्र क्रांति तक एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य ये है कि कोरोना के समय में आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद शिक्षा से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, जो भी मुद्दे हैं, वो छात्र या उनके पालक हमारे तक लेके आए, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस कड़ी में 2-4 स्कूल्स में हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व भी की है। शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा सर्वप्रथम तो ये है कि कोरोना के वजह से आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद आज पालक की हैसियत ही नहीं है या अभिभावक की हैसियत ही नहीं है कि वो बच्चे की फ़ीस भर सके, जिसकी वजह से कुछ स्कूल या कुछ प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स रुका के रखे हुए। जैसे आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही 12th का रिज़ल्ट हुआ है, उसके बाद अब एडमिशन की प्रोसेस चल रही है 13th में। इसी कड़ी में स्वामी विवेकानंद कनिष्ठ महाविद्यालय जो कि नेहरू नगर में स्थित है, वहाँ के 2 से 3 छात्राओं का मुद्दा हमारे पास आया है। वो पेरेंट्स हमारे पास कुछ आस लेकर आए, उन्हें न्याय नहीं मिला, उसके बाद ही वो मेरे पास आए हैं। उसके बाद मैंने लिखित रूप में स्कूल प्रशासन को अपना निवेदन दिया है कि इस विषय पर इनकी कुछ फीस बाकी है, इस विषय पर आप ध्यान दें और उचित सहायता उपलब्ध हो हमको। उसके बाद उन्होंने वो मैनेजमेंट में पेश किया है। उसके बाद 3 छात्राओं में से 1 छात्रा का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। 2 छात्राओं की प्रॉब्लम्स जैसी की तैसी थी क्योंकि उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा थी। उस मुद्दे पर बातचीत में उन्हें प्रशासन को कहीं ऐसा लगा कि मेरी बात या मैं जो बात कर रहा हूँ वो धमकी भरी है, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया, मेरे ऊपर FIR हुई और जिसमें मैं 7 दिन जेल में रह के आया हूँ। तो कुल मिलाकर मामला ये है। जिस तरीके से अभी फ़ीस का मामला जो काफ़ी दिनों से खिंचा आ रहा था, लोगों की मांगे थी, कोरोना में काम नहीं थे, ऐसे में जो छात्राओं के परिजन हैं उनको अपने घर में की चीज़ें गिरवी रखने की नौबत आ गई थी, खाने तक के लिए उनके घर में नहीं थे। तो ऐसे में लोग ढूंढ रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें राहत मिले। जब स्कूल की तरफ से राहत मिलते हुए नहीं दिखाई दी तो आप जैसे समाज सेवकों के पास, नेताओं के पास, ऐसे अन्य लोगों के पास जाकर वो मदद की गुहार लगाने लगे। लेकिन स्कूल प्रशासन का भी ऐसा कहना है कि स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको फ़ीस कैसे दे और अन्य और भी चीज़ें जो मेंटेनेंस है और बहुत सारी चीज़ें, तो उसको हम कैसे ये करें। अगर पेरेंट्स अगर नहीं देंगे फ़ीस तो हम बाकी की चीज़ों को हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि सरकार की तरफ से भी जो चीज़ें होनी चाहिए वो भी नहीं हो पा रही थी। कोरोना में सभी जगह पर से बहुत सारी चीज़ें थी, तो आप किस तरीके से उन चीज़ों को देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है कि आपने ये मुद्दा उठाया। एक सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार का ये मुद्दा है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से अभिभावक फ़ीस देने की स्थिति में नहीं है और स्कूल का भी कहना सही है
ये उनकी भी दशा है कि अगर आज वो बच्चों से फीस नहीं लेते हैं तो उनके शिक्षकों का पेट कैसे भरेगा, ये भी एक सवाल है। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि इस स्थिति में सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग में अगर किसी वजह से आज मैं समाज की एक व्यथा है जिसको लेकर एक जगह पर मैं गया हूँ और उसके बाद आज अगर मुझे केस झेलना पड़ता है और मुझे 7 दिनों के लिए 8 दिनों के लिए अंदर रहना पड़ता है, तो आने वाले समय में सामाजिक व्यथा के खिलाफ या किसी प्रशासन के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि मेरी ये लड़ाई, हिंदू राष्ट्र सेना की ये लड़ाई आगे आने वाले समय में जारी रहेगी और ये लड़ाई मैं सरकार तक लेकर जाऊंगा और सरकार को इस विषय में हस्तक्षेप करना पड़ेगा और उनको राहत देनी पड़ेगी। एक सवाल आपसे, जैसे आपने कहा है सरकार तक मैं लेकर जाऊंगा और ये लड़ाई में ज़रूर लड़ूंगा, लेकिन लोगों के सपोर्ट के बिना, लोगों के बैकअप के बिना आप कैसे इन लड़ाई को लड़ पाओगे, जा पाओगे? क्योंकि लोगों की आवाज़ के लिए समाज सेवक होते हैं, लोगों की आवाज़ के लिए आप जैसे युवा आगे आते हैं, तो इस तरीके से फिर आपको भुगतान भुगतना पड़ता है, केसेस आपके ऊपर आते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी इसकी ओर ध्यान देना चाहिए जिससे लोगों को भी राहत मिले और जो स्कूल प्रशासन है उनको भी ज़्यादा दिक्कतें ना आए। मैं आपके इस माध्यम से, आप लोकतंत्र का आधार स्तंभ हैं, चौथा स्तंभ है, आपके माध्यम से मैं पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट, छात्र और उनके पालकों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी समस्या हो आप आवाज़ उठाइए। जब तक आप जागेंगे नहीं, वो कहना है कि जब तक आप रोते नहीं माँ दूध नहीं पिलाती, तो मुझे आशा है कि छात्र जागेंगे, हमारे पास आएंगे और हम उनकी व्यथा को सरकार तक लेकर जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार इस विषय में कदम उठाएगी। जिस हिसाब से सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सीकर वाला मुद्दा आपने देखा है जहाँ पर एक छात्रा ने गेट पर रोते रोते बहुत विनती की, लेकिन उसे 5 मिनट देरी होने के बाद उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। आज बहुत सारे मैटर्स आपके पास आते होंगे कि शिक्षकों ने या मतलब जो पेरेंट्स हैं उन्होंने या स्टूडेंट्स ने सुसाइड करने की कोशिश की, बहुतों ने पढ़ाई छोड़ दी। तो मैं कहना चाहूँगा सभी छात्रों से, शिक्षकों से, सरकार से कि इस विषय में उचित कदम उठाएं और हमारी युवा पीढ़ी को शिक्षा से वंचित रहने के जो कारण है उससे मुक्ति दिलाएं। जिस तरीके से आप पे केस दर्ज हुआ है, तो आगे की आपकी जो दौड़ है, जो आपने बीड़ा उठाया समाज का, समाज सेवा का या लोगों को न्याय दिलाने का, किस तरीके से वो आगे चलता रहेगा या आगे आपका रणनीति किस तरीके की होगी? क्या लोगों को न्याय दिलाने में आप सक्षम रहेंगे? मुझे पूरा विश्वास है धनंजय भाई देसाई जी के आशीर्वाद से मैं अपने इस जो मैंने ये बीड़ा उठाया है इसमें उनका आशीर्वाद और बहुत सारे पेरेंट्स का आशीर्वाद, बहुत सारे छात्रों का आशीर्वाद और सभी का आशीर्वाद है। मैं पिछले इस मुसीबत के दिनों में लोगों का मुझे भरपूर साथ मिला है और सोशल मीडिया प्रसार माध्यम पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं लोग और मुझे आशा है कि मेरे इस उठाए हुए कदम से कदम मिलाकर हम जाएंगे और सरकार को इसमें झुकना ही पड़ेगा। लोग आपके साथ हैं? बिल्कुल साथ है। आप चाहिए तो वो मैं जिस दिन मेरे ऊपर ये केस हुआ है उस समय पुलिस चौकी के बाहर कम से कम 60 से 70 लोगों की भीड़ थी और मेरे जेल से आने के बाद के बहुत सारे विजुअल्स हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी दे सकता हूँ आपको। से अभी आप जैसा कह रहे तो लोगों का प्रतिसाद होना ज़रूरी है क्योंकि ये लड़ाई आपके अकेले की नहीं है, ये छात्र छात्राओं की है, उनके परिजनों की है, तो उनका भी सहयोग आपको मिलना ज़रूरी है, तब जाकर आप इस लड़ाई को अच्छी तरह से अंजाम दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से ये सभी छात्रों को और उनके अभिभावकों को ये बताना चाहूँगा कि आज ये कोरोना है, कोरोना के पहले भी और कोरोना के बाद भी शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली आवाज़ उठानी पड़ेगी और जो आवाज़ उठा रहा है, अगर आप उस लायक नहीं आवाज़ उठाने के तो आप उसको सपोर्ट करिए ताकि आपका ये जो मुद्दा है ये सरकार तक जाना चाहिए। और राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था, जो महात्मा ज्योतिबा फुले का सपना था, जो सावित्रीबाई फुले जी का सपना था, वो आज के समय में बिना आवाज़ उठाए संभव नहीं है। इसका मतलब आपका कहना है कि सच की आवाज़ दबाई जाती है, जब भी जो भी आवाज़ उठाई जाती है न्याय हक के लिए तो उसको दबाने की पूरी कोशिश की जाती है, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल, उसका जीता जागता उदाहरण है ये। अगर मैं न्याय मांगने के लिए प्रशासन के पास जाता हूँ, वहाँ पर तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब कुछ है। मुझे लगता है कि पुलिस और प्रशासन को इस चीज़ की जाँच करनी चाहिए थी कि मैंने क्या धमकी उनको दी है, उसके बाद मेरे ऊपर केस होता।
परंतु आज एक बड़ा शिक्षण संस्थान होने के नाते 26 से 27 उनकी अलग अलग टाइप की संस्थाएं होने के नाते, पूरे प्रशासन पे उनका दबाव होने के नाते आज न चाहते हुए भी पुलिस प्रशासन को मेरे ऊपर केस बनाना पड़ा, ताकि समाज में फिर कोई हिम्मत न कर सके कि इस तरह की व्यथा उनके सामने आए। परंतु मैं इन हजार केसों से, मैं इसके बाद होने वाले तमाम केसों से डरने वाला नहीं हूं, और मैं धनंजय भाई देसाई जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में ये मुद्दे को उठाता रहूंगा और इसे न्याय की दहलीज तक पहुंचा के रहूंगा। लोगों को क्या अपील करेंगे? लोगों को ये अपील अपील करूंगा कि आप साथ दीजिए, जो भी समस्याएं हैं आप उसके सामने घुटने मत टेकिए। आज बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, कोई गिरवी रख रहा है, कोई सुसाइड की कोशिश कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, हम ज़रूर आपको न्याय दिलाएंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने दी हुई पूरी जानकारी के लिए। ये थे मुकेश यादव जी, जिन्होंने पूरी संक्षिप्त में अपनी जानकारी दे दी है। तो आप भी अपने परिजन, जो स्कूल के छात्रा-छात्राओं के जो परिजन हैं, जो घर के लोग हैं, अगर इनसे सहमत हैं, इनकी बातों से सहमत हैं, तो आप देख रहे हैं प्रभावशाली न्यूज़। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ प्रभावशाली।